शेयर्स मिले हैं, ना वो मालिक बने हैं, ना वो लायबिलिटी बनी है। तो इसलिए वो बीच में है, ना इक्विटी के अंदर है ना लायबिलिटी के अंदर, उन दोनों के बीच में है। ना मालिक है ना लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अदर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। एक होता था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, ये सब आते थे, ग्रेचुटी आती थी। फिर आता था एक इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को यहाँ पर भी। और फोर्थ नंबर पे आता था अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ नंबर पे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अदर्स। फिर आता था ट्रेड पेबल, इसमें दो चीज आती थी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, आर ऑफ पढ़ना है। और अदर करेंट लायबिलिटी के अंदर अक्रू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, डिबेंचर टू बी रिडीम विद इन अ ईयर। फिर आता था सेकंड नंबर पे एसेट। एसेट में सबसे पहले आता था नॉन करंट एसेट, जिसका हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते थे। उसमें टेंजिबल आ जाते थे, इंटेंजिबल आते थे। फिर कैपिटल एसेट अंडर डेवलपमेंट, वही, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, एक ही बात है वो। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग आती थी, वो छोड़ दो। पहले टेंजिबल इंटेंजिबल क्लियर है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्लियर है, ये लॉन्ग टर्म एडवांस आएगा आएगा आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्लियर है, बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट, और टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती थी लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। कौन सा? कोई पेटेंट तुम्हारा भी बन रहा है, कोई कॉपीराइट भी बन रहा है, आधा अधूरा बना हुआ है। फिर एक होता था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। और भी कुछ होते थे इसके अंदर, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये भी आते थे ना। फिर सेकंड नंबर पे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता था, कैश, बैंक, चेक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ट्रेड रिसीवेबल में बीआर और डेटर्स आ जाते थे। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। सारा बुक तो दिया, सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस। एक दो तीन चार और बताना, इन्वेंट्री और क्या क्या आता था, अदर करंट एसेट्स, ये होते थे। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डन है, कर लोगे। देख लो कंपैरेटिव कॉमन का अलग चैप्टर है इसमें, नहीं है। देखो, एक हमने पढ़ा था बच्चों, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने का तो आएगा ही नहीं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कुछ ऐसे कंपेयर करते थे, कंपैरेटिव ऐसे करते थे ना, ये 2020 2021 एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, हमेशा डाटा ऐसे करते थे। और जब भी डाटा ऐसे कंपेयर हो रहा हो, इसको बोलते थे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और कॉमन साइज में कैसे करते थे, सेल्स को 100 मानते थे, इसका परसेंटेज निकालते थे, तो वर्टिकल चल रहा है तो उसमें क्या होता था, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में हम एक साल को ही कंपेयर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम 2 इयर्स को कंपेयर करते हुए चलते। ये कंपैरेटिव एक कॉमन साइज, एक कंपैरेटिव एक कॉमन साइज। अब बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर। हाँ, सर आपको पता है परिवार बस ये चैप्टर 1 चैप्टर 2। हाँ, परिवार बस की देख रहे हो। कैसा रहा? अरे वो बातें तो बता, मैं बातें कर दी, लिंक क्या क्या? दो बच्चे जैसे था, एक मैं था, एक और था। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा था, वो कितने रुपए लगे? गया मेरे लगे 200, दो। 2000। क्वेश्चन नंबर 1, चलो अगर आपको ये करना ऐसा ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो दो कंपनीज को 2 सालों को कंपेयर कर रहे होंगे, तो कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस। क्वेश्चन 2, व्हेन एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों जब किसी और के पब्लिश स्टेटमेंट से देखते हो तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया, जब अपना ही डाटा लेके बनाते हो तो उसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं, इंटरनल एनालिसिस है ना, एक्सटर्नल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आपको पता ही है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन बाय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ बैठकर, कोई भी कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस इज डायनामिक हॉरिजॉन्टल? 2 ईयर को डायनामिक होती है, डायनामिक मतलब हर जगह चेंज होते हुए हर साल की, डायनामिक मतलब डिफरेंट ईयर्स। BHC बैलेंस शीट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। बैलेंस शीट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन देती है, स्टॉक होता है वो एक तरह से, और पीएनएल अकाउंट फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जो पूरे साल की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 6 देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर, पढ़ा था ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 आ जाते हैं, ओनर और मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, बैंक, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, पब्लिक, ये सब एक्सटर्नल में आते हैं। दूसरी वो कंपनी की हाँ वो भी कर सकते हैं, कंपटीशन ये नया आ गया बीएसटी से आ गया। An annual report is issued by a company to its shareholder। आपको जब भी आप किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट आया करेगी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रेशियो, सब कर। स्टैटिक कौन सी होती है? वर्टिकल, 1 साल की है ना स्टैटिक डाटा। अभी पता लग गया हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो चेहरा चेंज होता रहता है, डायनामिक। और जो वर्टिकल एनालिसिस होता है मतलब कॉमन साइज, वो हमारी स्टैटिक होती है, रुकी हुई होती है, 1 साल की होती है बस। इको में भी तो पढ़ा था, फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट वही। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड कॉल्स इन एडवांस? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन लोन, सेम करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। चलो पूरा बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स? रेशियो लेते हुए करते नहीं हो, पर वैसे लेते हो। लूज टूल्स एंड स्पेयर्स, अरे लूज टूल्स एंड स्पेयर्स करंट रेशियो लेते हुए नहीं लेते ना, क्विक रेशियो लेते हुए प्रीपेड और स्टॉक नहीं लेते, कंफ्यूज मत हो। याद है, एक्सक्लूड लूज टूल्स एंड स्पेयर्स करंट एसेट्स के अंदर, रेशियो के अंदर, मतलब वो आता ही नहीं है रेशियो, रेशियो एनालिसिस में करंट एसेट्स के अंदर नहीं लेते करंट रेशियो निकालते हुए। पक्का ना, क्लियर है वंश? करो अगला 13। अंडर विच मेजर हेडिंग इज अनक्लेम्ड डिविडेंड? अनक्लेम्ड, अनपेड, ये सब करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटीज। शाबाश। नोट्स टू अकाउंट्स में अंडर अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? नॉट शो नॉट शोन है क्या? अच्छा नॉट शोन है, बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। देखो पीएनएल का फॉर्मेट कैसा होता था, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, टोटल रेवेन्यूज, फिर एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी, वेजेस, बोनस ये आ जाता था। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सारे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के खर्चे आते थे। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे खर्चे आते थे, और अदर एक्सपेंसेस के अंदर बाकी बचा हुआ खर्चे। याद नहीं सारा? तो देखो कि क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अदर एक्सपेंसेस में क्या नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल कॉस्ट। What can creditor assess from the financial statement? Credibility, credibility, creditworthiness, प्रॉफिटेबिलिटी ओनर देखेगा, ठीक है, एफिशिएंसी मैनेजमेंट देखेगी, और पॉलिसीज भी मैनेजमेंट देखेगा।
11% debenture redeemable within a 12 month of the date of balance sheet will be shown at short-term borrowing. current maturity of long term debt, other current liability. देखो इसमें अदर करंट में लिख रहा था, पिछले चैप्टर में इसने खुद ही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिखे हुए थे सारे आंसर, याद है ना? डेबिट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेबिट बैलेंस ऑफ सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, देखो कहाँ है? हाँ, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना, तो एज अ डिडक्शन 18 देखो करो, नहीं तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कंट्रीब्यूशन। फंड फ्लो के अंदर ना पूरा कैश फ्लो जैसे ही होता है, पर हाँ कैश फ्लो जैसे ही होता है, पर उससे थोड़ा सा एडवांस है। इसका तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कुछ नहीं होता, ट्रायल बैलेंस, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीन चीजें होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Which of the following is shown under the head property, plant and equipment and intangible assets? सब current asset include all except building, बिल्डिंग तो non current है ना। Current liabilities are those liabilities which are expected to be paid within, क्या बकवास क्वेश्चन। और ऑपरेटिंग साइकिल पता है ना, ऑपरेटिंग साइकिल क्या करंट लायबिलिटी के लिए क्या ऑपरेटिंग साइकिल पता है ना क्या होता है? पूरी जो मतलब अगर 12 महीने हैं और ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने है, तो हम साल 14 महीने का मानेंगे, तो जो 14 महीने से कम पे होगा वो करंट लायबिलिटी, जो 14 महीने के बाद पे होगा वो नॉन करंट। पता है तुम्हें ऑपरेटिंग साइकिल का? ऑपरेटिंग साइकिल, हाँ अगर ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने होते तो 12 महीने लेके चलते, तो 8 नहीं लेते, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर ले लो बस तुम, सीधी बात। एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड मैनेजमेंट, ठीक, मैनेजमेंट एंड ओनर आर द इंटरनल यूजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, बिल्कुल, पॉलिसीज, कन्वेंशंस, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स सब चाहिए। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर expected to be used, हमारी कैटेगरी में आ गया, in the business for longer period. Which of the following is not shown under the head non-current assets? Loss on issue of debenture, ऐसे मत करो, ये तो सभी छोटे हैं। 26 का बताओ। करंट एसेट में क्या नहीं आएगा? बिल्डिंग आएगा, क्या नहीं आएगा? बिल्डिंग ही नहीं आएगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अगला देखो, will be shown under non-current liability, shown under non-current liability, debenture payable after 12 months. Which of the following will be shown under the heading current liability? पढ़ो। बिल्कुल करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी है। ये फोन्स के है Haripatra, WhatsApp audio. अब यार इसके मतलब एक सेकंड, एक बच्चे को ऑनलाइन भेज। हाँ जी, एक पात्र प्रदान करे सिंगिंग हमारी सूखी नदी 29 का दे रहा हूँ, ये वाला पी लोगे तो झूठा है, हम बोतल भर के ला, भर के ला। 29 का करो, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है ना, देना है ना। इंटरेस्ट अगर अप्रूव्ड हो गया ना, वो देना ही देना है, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। क्या नाम है तुम्हारा? यतीश पंडित। अगला क्वेश्चन कर लो भाई, चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर लाता हूँ पानी। यतीश करो। 29 का दोनों पार्ट, हाँ और आपको पूछना है? 29 के दोनों पार्ट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफिस डॉक्यूमेंट।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट हो गया ना, ब्रांड भी इंटेंजिबल हो गया और लाइसेंस भी। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को टेंजिबल एसेट बोलते सर लाइसेंस हैं। इंटेंजिबल है तुम लाइसेंस, तुम्हारा वॉलेट वाला लाइसेंस नहीं। मुझे मान लो माइन करने के लिए एक लाइसेंस मिला हुआ है कि मैं यहाँ पे माइनिंग कर सकता हूँ, मैं इस एरिया से फिश एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसका लाइसेंस, वो इंटेंजिबल एसेट है। पेपर तो हर चीज का होता है, गुडविल का भी पेपर बनता है, कॉपीराइट का भी पेपर होता है, ट्रेडमार्क का भी पेपर होता है। कॉपीराइट का भी पूरा पेपर मिलेगा आपको कि आप कॉपीराइट दिस आइटम पर इंटेंजिबल तो कैन नॉट बी सीन और टच ना। हाँ तो देख तो पा रहे हैं। तो फिर कॉपीराइट भी देख सकते हो ऐसे तो। हाँ वही फिर गलत है ना। यार वो पेपर है, पेपर देख सकते हो, पेपर है। ऐसे तो बिल्डिंग के कागज भी होते हैं और बिल्डिंग भी होते हैं, दो अलग अलग चीजें होती है ना। तुम बिल्डिंग को भी देख सकते हो, कागज भी देख सकते हो। देख सकते हैं। कागज की बात नहीं कर रहा यार, लाइसेंस वो कागज नहीं होता। लाइसेंस वो है तुम पर राइट है, राइट इज एन इंटेंजिबल एसेट। वो राइट का एविडेंस है कि यू हैव द राइट, बस। 30 देखो, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन, अब तो नया शुरू हो गया ना, वर्टिकल फॉर्म। 30th का नहीं, अब वर्टिकल फॉर्म होता है बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल वाली खत्म हो चुकी है कंपनीज एक्ट के थ्रू। अच्छा हाँ पहले ऐसे बनाते थे ना, अब ऐसे बनाते हो ना। 12th में भी ऐसे बनाइए बेटा, एडमिशन रिटायरमेंट है तो। बस बट सर एक चीज बताओ पर इसमें क्वेश्चन में लिखा ना बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कंपनी नहीं बना सकती अब, बस सर एक चीज बताओ पार्टनरशिप बना मैंने सकती एक है। बैलेंस शीट देखी थी पेमेंट्स उसमें पहले एसेट्स बना रहे थे फिर उसने शेयर चलेगा, चले चले। 31, while preparing the balance sheet of a company, which of the following item will be shown under the head long term borrowing? Preliminary expenses are shown in the balance sheet under the head of non-current assets. Current assets, non-current assets, नहीं, none of the above. देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ना कहाँ जाते हैं, दो तरीके होते हैं, पहले तो मैं अच्छे से समझा दूं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके कंपनी खुलने से पहले होते हैं, तो ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ये पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं जाते, अदर एक्सपेंसेस। अब क्या होता है कि मान लो मैंने एक 10 लाख का खर्चा करा बिफोर द कंपनी स्टार्ट, और अगर मैंने इसको पहले साल ही राइट ऑफ कर दिया, पहले साल ही इसको अपने खर्चों में दिखा दिया, तो मेरे पहले साल का प्रॉफिट एकदम कम हो जाएगा। तो पहले साल का खर्चा मेरा अगर एकदम कम हो गया, तो लोग सोचेंगे इसकी कंपनी अच्छी नहीं है। तो हम इसको मानते हैं कि ना ये ऐसे खर्चे हैं जो फिक्टिशियस खर्चे हैं। जब मैंने जो खर्चा करा है वो एक साल के लिए थोड़ी करा है, जो मैंने कंपनी खोली है वो तो 10-15 साल के लिए मान के चलता हूँ। तो मैं इस खर्चे को मान लो अगले 10 साल में राइट ऑफ करता हूँ, 1-1 लाख रुपए। तो जो मैं इस साल राइट ऑफ कर दूंगा वो तो मेरे खर्चे बन जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। जो फ्यूचर में राइट ऑफ करूंगा वो सब मेरा नॉन करंट एसेट्स के अंदर, अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, क्योंकि वो मेरे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टाइप। पर हमारा कंपनी ये कहता है कि कोशिश करो उसको जल्दी से जल्दी राइट ऑफ कर दो। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो मान के चलते हैं हमने उसको पहले साल में ही राइट ऑफ कर दिया। अगर क्वेश्चन कहेगा कि ये खर्चे आप अगले 5 साल में राइट ऑफ करोगे, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो नॉन करंट एसेट, ये अगर सिंपल ऐसे बहुत कुछ तो खर्चे माने जाएंगे, नन ऑफ देम। लाइबिलिटी थोड़ी है, करंट एसेट्स। वरना अगर कुछ ना लिखा हो तो वो एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में तो जाता ही नहीं, अदर एक्सपेंसेस में चले। पीएनएल अकाउंट के आइटम है ना खर्चे तो। अगला देखो 33, पेटेंट एंड कॉपीराइट आर इंटेंजिबल एसेट्स इन कंपनी बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व इज शोन अंडर those liability which may or may not arise depend on the future are contingent liability। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो फ्यूचर सर्कमस्टांस पर डिपेंड करती है। वंश क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं, समझ लो, हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे गारंटी पढ़ा था 11th में, 12th में, गारंटी टू अ पार्टनर, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मान लो मैं लोन लेने गया बैंक के पास, मैंने बोला बैंक मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, बैंक ने मेरी शक्ल देखी, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, मना कर दिया, कह रहे हम नहीं दे सकते सर आपको। ठीक है, मैं अध्ययन को लेकर चला गया, अध्ययन बहुत करोड़पति इंसान,
बिल्कुल एकदम के दे दिए। मैं अध्ययन को लेके गया, मैंने अध्ययन को बोला अध्ययन यार चलो मेरे साथ, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे को तो लोन दे देंगे। ये गया हमें बैंक के पास जाके, बैंक वालों ने इसके पैर छुए, सर आइए आइए आइए, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसने बोला अरे लोन दे दो ना, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा आप गारंटी ले रहे हो ना, इसने कहा हाँ मैं गारंटी लेता हूँ, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो मेरे को लोन मिल गया, बेचारे मेरी पे दया करी अध्ययन ने और मेरे को लोन मिल गया। तो नाउ इट बिकम अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर द अध्ययन। मैं अगर पैसे दे देता हूं तो ठीक है, और अगर मैं पैसे नहीं देता तो इसको भरने पड़ेंगे। तो डिपेंड ऑन द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। फाइन। अब दूसरा एग्जांपल सोचो, मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, मेरी कंपनी के पास केस पेंडिंग इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर पेंडिंग चल रहा है 1 करोड़ का केस। जीता तो नहीं दूंगा, हार गया तो देना पड़ेगा, तो इट इज अ कंटिजेंट लाइन। मैंने किसी को गारंटी में सामान बेचा है, वो अगर डिफेक्ट निकला तो मेरे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी। तो इट डिपेंड ऑन द फ्यूचर हैपनिंग, इट कैन बिकम अ लायबिलिटी और इट कैन नॉट बिकम अ लायबिलिटी। तो पढ़ो 35 का, देखो दोज लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज as they depend on the occurrence or non-occurrence of a event in future. Clear? In company balance sheet, security premium is reserve and surplus. Asset which may be converted into cash within an operating period is called current assets. If operating cycle cannot be defined, it will be 12. Balance sheet of share forfeiture account is shown as फटाफट। शेयर फॉरफीचर ऐड होता है ना उसमें, शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड में ऐड होगा। शेयर कैपिटल सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, दोनों एक ही तरह होगा, एक ही बात है, एक ही बात है। सेकंड भी कर लो, थर्ड भी कर लो। वैसे अब जो नया तरीका है ना, हम तो शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, बट जो नया तरीका है ना उसके अंदर शेयर फॉरफीचर को अलग ही दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं उसमें। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अब एक तरफ ले लेते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली एक तरफ ले लेते हैं, और फिर शेयर फॉरफीचर को अलग ले लेते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं। और शेयर फॉरफीचर हमने जो सीखा था, हम इधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हैं, दोनों में ऐड करा था हमने। तो इसका ज्यादा अच्छा थर्ड ही है, सेपरेट आइटम ले लो। हाँ बात सेम ही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज अ नॉन करेंट एसेट, नन ऑफ दिस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता तो वो इन्वेंट्री होता। 42, which of the following item are shown in the statement of P&L? खर्चे रेवेन्यू आती है ना। 43, कौन सी एरियर शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल? हाँ तो ये तो नॉट फुली पेड अप होगा ना हमेशा। कॉल सी एरियर है तो फुली पेड अप तो हो ही नहीं सकते ना, तो हमेशा नॉन फुली पेड अप से माइनस होगा। Which of the following is not a limitation of financial statement? हाँ बाकी तो लिमिटेशन है, प्राइस लेवल चेंजेस लिमिटेशन है, क्वालिटी लिमिटेशन है, पर्सनल बाइस लिमिटेशन है। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट 70,000 शेयर ऑफ 10 रुपए, 8 कॉल्ड अप, मांगे 8 है तो नॉट फुली पेड अप है। ऑल द शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द कॉल्ड अमाउंट, द शेयर कैपिटल विल बी शोन एज बट नॉट फुली पेड। पूरा तो मांगा ही नहीं ना अभी तक। Which of the following is not a part of shareholders fund? Because share application money pending allotment, ये थोड़ी shareholders fund का पार्ट, ये तो shareholders fund और नॉन करंट लायबिलिटी के बीच का आइटम है ना। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तीन ही तो होते हैं शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर। कंफ्यूज क्यों हो गए? ये देखो ना, शेयरहोल्डर्स फंड में ही तीन चीजें तो आती हैं। Which of the following is shown under the short term provision? हाँ अब आएगा ना मजा, अब आंसर नहीं है ना। अरे वाह। 48, a company took a loan of 25 lakh from the Canara Bank for 10 years, which is due for repayment on August 2022, under which head the loan will be shown in 31st March? बोलो
लॉन्ग टर्म नहीं होगा। सी 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 क्यों होगा? करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी नहीं होगा। अरे भैया पेमेंट आने वाली है, अगस्त को पे करने वाले हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को बना रहे हो, लिया है ना अदर करंट लायबिलिटी। 10 साल दिखाना उसको। पढ़ा करो पूरा क्वेश्चन, तुम्हें समझ आएगा तीस? हाँ वो अभी की बना रहा है ना। बिल्कुल, जिस दिन रिडीम करने हो, बिल्कुल। 20 डिबेंचर कोलेक्टर के लिए इशू करे बट एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड, whether any disclosure is required in the financial statement? Yes, in the notes to accounts disclose कर देंगे that we have issued this much debenture, पर वैसे नहीं दिखाई। बिल्कुल। Trade payable after 18 months from the end of reporting period will be classified as non-current liabilities. अदर नॉन करंट लायबिलिटीज तो क्या सी, एक ही बात है। एन एयरलाइन कैरियर हैज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 24 मंथ, समझ गए? इट हैज एन आउटस्टैंडिंग लोन विच इज ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन 15 मंथ। द कंपनी नॉट श्योर हाउ टू ट्रीट दिस आउटस्टैंडिंग लोन। बताओ, कर दो एडवाइस। करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है ना? हाँ, 15 का तो देख लो करंट लायबिलिटी तो नॉन करंट होता। 25 में नॉन करंट में अदर करंट में अदर करंट लायबिलिटी। सेकंड आ रहा हूं। द कंपनी हैड ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल परचेज, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और कुछ नहीं लेते। तो रॉ मटेरियल देखो कितना है, सबसे पहले 5 लाख है शुरू में ओपनिंग स्टॉक। मटेरियल खरीदा कितने का? 10 का 15, और क्लोजिंग कितना है? 3, 12, 12 लाख आंसर। सर एक बार फॉर्मूला एक बार दोबारा बता दो। देख लो, देख लो, कुछ नहीं है बच्चे। सीओजी इसका फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो। ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस डायरेक्ट नहीं होगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पर लेंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल का। तो देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो 5 लाख है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। परचेज 10 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2 लाख। तो 12, 3 है 2 है, 3 है, तो 12 लाख आंसर आ गया। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका लेने ही ना ना ना। वर्क इन प्रोग्रेस आते हैं चेंज इन स्टॉक में। चेंज इन स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ये 3 चीजें लेते हैं। पीएनएल के आइटम है ना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स थर्ड ऑन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। कन्वेंस, एक सेकेंड, ग्रेटिट्यूड ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी उसको रिटायरमेंट में मिलती है। कन्वेंस एक्सपेंस होना चाहिए भाई। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी एंड में मिलती है, पर एम्प्लॉइज का खर्च ही है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेस। बिल्कुल। होता है। मान लो कि मेरे को इंस्टीट्यूट से 5 छुट्टी मिलती है, उसका पैसा मिल गया। यार मेरे ऑफिस में ना रूल है कि 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर आपको 30 छुट्टी मिलेगी। महीना अदर देन गेस्टेड हॉलीडे एंड संडे, आप 30 छुट्टियां ले सकते हो किसी भी रीजन से, आपको घूमने जाना हो, कुछ भी करो, है ना? तो मान लो अगर 30 छुट्टी मिलती है, मैं एक भी छुट्टी नहीं लेता, तो मुझे इस 30 छुट्टी की, मेरी महीने की सैलरी 1 लाख है, तो 1 लाख रुपए मिल जाएगी अगर मैं छुट्टी नहीं लेता। हाँ, एक ले ली तो 29 दिन की बन जाएगी, जितना भी बनेगा इसके हिसाब से निकाल। ठीक है, इसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट स्कीम। ये बहुत सारे ऑफिसेज देते हैं, ताकि छुट्टी ना करे, उसकी जगह काम पे आ जाए, काम पे आएगा तो और कंपनी के लिए ज्यादा कमा के दे देगा। तो हर बड़ी सारी कंपनी को क्या छुट्टी ले ली। नहीं, ऐसे नहीं। देखो मैं बताता हूँ, पहले लीव एनगेजमेंट स्कीम गवर्नमेंट में होती है, प्राइवेट में क्या होती है, तुम्हारे को 1 साल की छुट्टी मिलती है,
एक साल में 15 छुट्टी मिल गई तुम्हें, अगले साल मार्च में वो खत्म हो जाएगी। हाँ आपको आगे बहुत मुश्किल होती है, खत्म हो जाती है वो मार्च में। तो एक साल में आपको लेनी है 15 छुट्टियां। तो बंदे क्या करते हैं, 15 दिन का घूमने निकल जाते हैं, 15 दिन के लिए छुट्टियां ले लेते हैं। सब अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे ना वो भी। Identify which of the following is not shown in notes to accounts as finance cost. बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट, लोन थोड़ी लिया है, बैंक में खाता मेंटेन कर रहा हूँ, तो बैंक चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक चार्जेस वाला। Which of the following is not shown as current liabilities? बोलो। Proposed dividend, कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हो तो हमेशा बैलेंस शीट के बाद नहीं दे रखा होता प्रपोज डिविडेंड, इट्स अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। अभी यू हैव प्रपोज द डिविडेंड, इट डिपेंड ऑन द इट डिपेंड ऑन द फ्यूचर हैपनिंग वेदर यू हैव टू पे इट और नॉट, एजीएम में पास होगा कि नहीं होगा। प्रपोज शेयर होल्डर्स फंड एज पर शेड्यूल 3 इंक्लूड्स ऑल ऑफ द above. Which of the following is not an item under cash and cash equivalent? नहीं, याद रखना सेकंड वन जो है ना वो करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ मेच्योरिटी, ये इकलौता ऐसा है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। नन ऑफ द मार्जिन मतलब मान लो मेरे पास मिनिमम बैलेंस सुना है तुमने बैंक के अंदर होता है, वो मिनिमम बैलेंस मार्जिन मनी। एक सेकंड, नॉट एन आइटम अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी, ये हो सकता है इसका आंसर थर्ड। क्योंकि कंपनीज के लिए जो मार्जिन मनी होता है, देखो मैं तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ, इंडिविजुअल तो मार्जिन कभी भी निकाल सकता है बट कंपनीज नहीं निकालती मार्जिन, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनता। थर्ड होगा इसका, थर्ड। प्रीमियम पेबल और redemption of debenture is shown as other non-current liabilities. Premium payable or redemption of debenture within 12 months of the date of balance sheet will be shown as current liability under other current. Within 12 month है ना। चलो तुम ये बड़े वाला क्वेश्चन एक करके दिखाओ। हाँ ऐसे करो, कहाँ करो, क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ, मैं इतने पानी की बोतल लेके। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। अबे पीछे से देख
कर लोगे ऐसा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर? चलो अब नया चैप्टर अभी शुरू नहीं करूंगा आज, रेशो वाला। सीयूटी अकाउंट्स 2025 क्वेश्चन पेपर। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। ये लास्ट ईयर का पेपर है, शायद लास्ट ईयर का है ना, या जब का भी हो देख लेंगे। Which of the following indicate limitation of financial analysis? अरे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आज भी देखा है हमने। इट डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंज। दिख रहा होगा ये NTA.AC कुछ करके। एक सेकंड रुको। मैंने लिंक भेज दिया, लिंक भेज दिया देन। ये क्लियर है? दे डज नॉट कंसीडर द प्राइस लेवल चेंज। इट इज अ लिमिटेशन। नहीं तुम इंग्लिश में दोगे। GS Rai company purchased asset of book value of 98,000 from other firm. It was agreed that purchase consideration be paid by issuing 11% debenture of 100 rupees each, assuming debenture issued at a discount of 20%. तो 98,000 ले रहे हो, उसका 100 रुपए का डिवेंचर है, 20% तो 80, 0 से 0 गया, 8 1 से 8, 1 2 2 5 जाओ 8 आ गया, 8 2 जो 16, 22 जो 16 5। मैंने क्या बोला था? तो ग्रेट हो, समझ आया सबको? मुझे इतना पता तो क्या था कि 5 का चलो चलो। करंट रेशियो 3:1 है, क्विक रेशियो 2:1 है। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंट बाय इन्वेंटरी। तो अगर मैं देखो इसको 3x और इसको 1x ले लूं, इसको 2x और इसको 1x ले लूं, तो 3x minus 2x is equal to 5,000, क्योंकि करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी इज दिस। x is equal to x is equal to 5,000। तो क्या पूछा है? ये हो गया 15,000, ये हो गया 10,000। वरना ऐसे सोच लो ना, अगर ये 3 है ये 2 है, तो 3:2 के रेशियो में होगा। 3:2 के रेशियो में क्या बन रहा है इसके अंदर? ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, यही बन रहा है बस, सीधी बात। हिंदी। ABC पार्टनर्स हैं। इफ D is admitted as a partner, what will it affect? देखा मैंने कहता ना क्वेश्चन। पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्म इज डिसॉल्व, गलत। पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, फर्म इज नॉट डिसॉल्व। ओल्ड फर्म एंड पार्टनरशिप डिसॉल्व, गलत। फर्म विल लूज एग्जिस्टेंस, डिसॉल्व हो गई, ये भी गलत। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ये तब होंगे क्वेश्चन आंसर आ रहा जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, वरना बच्चा फंस जाएगा। फर्म डिसॉल्व नहीं होती, वो कहेगा फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, चलेगा तो आंसर हो सकता है। बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, दोबारा बनी। अगर वो लिखे पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड तो भी ठीक है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर सर बाय चांस फॉर्म रेनोवेट हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूटिव होती है। The director of Priya Polymer Limited resolved that 200 equity shares of 100 rupees be forfeited for the non-payment of second and final call। यहां नहीं पे कर रहा, 150 शेयर्स रीइश्यू करे हैं, तो मैं तो इसको भूल जाऊं, इसको 150 ही ले लूं। 100 के दे, कितने रुपए दे दिए थे उसने? 70। तो 150 पे 70 रुपए आ चुके हैं। अब 150 का माल रीइश्यूड 60 रुपए का बेचा है, घाटा कितने का खाया? 70 का माल 10 का, तो टोटल घाटा कितने का हुआ? 70 का आ गया, 10 का घाटा खा लिया, तो टोटल 60 रुपए कमाए ना।
150 इंटू 60 0 0 6 5 30 3 एक सेकंड मुझे करने दो। पहले देखो फोरफिटेड शेयर के अंदर 150 इंटू 70 कर दूं। 10 0 0 7 5 जा 35 7 जा 7 8 9 10 105 ठीक है। अब रीइश्यू के टाइम पे तुमने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 150 इंटू 70 150 इंटू क्या करोगे तुमने 60 और 150 इंटू 10 1500 9 40 का डिस्काउंट है। एक सेकंड फुल्ली पेड अप तो नहीं है। फाइनल कॉल तक मांगो सेकंड है। हाँ यार तुम मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो 70 से क्यों उसको 40 का डिस्काउंट है 10 का कौन बोल रहा है। सीधी बात है सुन लो देखो हाँ तुमने ठीक है 150 पे 70 रुपए आए। अब ये मांगा तो पूरे रुपए है ना 100 रुपए तो जब रीइश्यू करा होगा 60 रुपए तो फुल्ली पेड अप करे होंगे तो टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ 40 का। तो तुम्हें पैसा कितना मिला एक तरह से 30 जो कैपिटलिज्म में जाएगा 150 इंटू 30 4500 एंट्री करके दिखाऊं देख शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर यहां करोगे 150 इंटू 100 150 इंटू 70 10,500 और 150 इंटू 30 फिर अगली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 150 इंटू 100 150 इंटू 60 150 इंटू 40 6000 10,500 में से 6,000 माइनस करोगे कितना बचेगा 4,500 तो जाएगा। आप डायरेक्ट सोचो 70 पे आए थे 40 का नुकसान हुआ तो टोटल कितने के जाएंगे 30 तो 150 इंटू 30 कर दो सीधा 45। हमें तो डायरेक्ट जल्दी सोच रहे हैं ना एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना। कितने का ये देखो निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल है 1 लाख है 1 लाख को 25 से डिवाइड करो इंटू 4 यानी 4 लाख और नेट एसेट कितनी है 320 तो गुडविल कितनी हो गई समझ आया ना। अगला देखो हर अब अगला क्वेश्चन का सॉल्व आंसर कर देना हर अब बताएगा अगला आंसर चलो न्यू माइनस कौन गया राणा पहले वाला 5-3 हो गए रेशियो तो ओल्ड माइनस गेन निकालना तो न्यू माइनस 8 5/8 3/8 माइनस 3/9 2/9 72 45 24 21 21 गया ठीक है पर कर लेना ऐसे फास्ट जैसे मैंने करा है। The journal entries appears in the books of X company is this बैंक अकाउंट डेबिट लॉस है लॉस 75 है प्रीमियम है तो मतलब डिस्काउंट पे इशू करा होगा है ना। इन केस द डिबेंचर हैज बीन इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ तो देखो प्रीमियम कितना है सीधा देखो 5 लाख का 50,000 निकला हुआ है तो सीधा 10% ही है खत्म कहानी। प्रीमियम तो सीधा फेस वैल्यू का निकलता है ना सीधा 10% डन। जब जो समझ आ रही है कुछ डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर डेट डिस्काउंट मिक्स कर दिया ना बेटा 7 हाँ तो इससे कुछ नहीं निकलेगा निकलेगा इससे और वो जगह टोटल लॉस कितना हुआ 15%। हाँ डिस्काउंट 25,000 का हो गया 5%। स्टॉक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वाज अपीयरिंग एट 50,000 स्टॉक 50,000 के थे हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% रिमेनिंग वाज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर एज 10%। कैश कितना रिसीव हुआ तो आधा जो बिका
25 20 20,000 25,000 का माल बचा 20% डिस्काउंट 5,000 20 का रियलाइज हो गया खत्म जो 25 पार्ट पे गया आपने 20 में कहा बेटा आधा स्टॉक है तो 20% डिस्काउंट पे गया है बाकी जो आधा बचा था वो तो पार्टनर लेके गया है ना तो उसने बोले कैश कितना रियलाइज हुआ ये डिस्काउंट के साथ हाँ ये डिस्काउंट और लॉस दोनों इकट्ठा है हाँ तो इसमें 5% वो है और 10% वो है 15% 5 लाख का 15% निकाल लो 75,000 हम तो प्रीमियम ये वाला लिखते हैं ना ये 50 जुड़ा हुआ होगा और साथ में 25,000 का डिस्काउंट होगा बचा हुआ देखो 5 लाख का 5% कितना आता है 25,000 पक्का ना Yes. हम मुश्किल तो नहीं लग रहा ना पेपर इजी से ही लग रहा होगा हेमंत नमन पार्टनर है हमने बहुत मुश्किल क्वेश्चन कर लिए बहुत आसान है 3:2 देयर कैपिटल वर इतना इतना दे एडमिटेड सम्राट ऑन January 1 फॉर 1/5 शेयर सम्राट 60,000 पे कैपिटल लाया गुडविल निकालनी है फर्म की निकालनी है ठीक है 60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो 3 लाख तीनों को जोड़ो 50 190 तो 3 में से 190 गए 110 कैसे ओरली निकल रहा है क्वेश्चन कहाँ इतनी मेहनत करा करते थे कॉमन साइज आर यूजफुल बोथ इन इंट्रा इंट्रा होता है विदिन अ फर्म मैंने तो ऐसे याद करा है मेरे को नहीं याद होता इंट्रा और इंटर का तो मैंने ऐसे याद करा हुआ इंटरकास्ट मैरिज मतलब दो अलग अलग इंटरकास्ट तो इंटर फर्म मतलब दो अलग अलग फर्म और इंटर मतलब विद इन अ फर्म ठीक है इंट्रा फर्म कंपैरिजन ओवर डिफरेंट ईयर एक ही फर्म का अलग अलग ईयर से कंपेयर कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया सेवरल ईयर जब भी कर रहे होंगे तो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना 1 साल 2 साल अलग अलग साल का कंपेयर करते हुए चल रहे हो देन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कोडिफिकेशन में देखो which analysis is judgmental process which aim to estimate current and past financial position and result of the operation of the enterprises with primary objective to determine the best possible estimate and prediction about the future conditions trend analysis है ये अरे साहब बोल रहा है बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट एंड प्रिडिक्शंस तो ट्रेंड यही बताता है कि आगे क्या होने वाला है ट्रेंड एनालिसिस रेशियो हमारे को दो चीजों के रिलेशन बताती है कैश फ्लो में बताता है कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे को हमारे प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है जो एस्टिमेट प्रिडिक्शन तुम देखो ना सारा तुमने आज तक पढ़ा है कभी इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा तो वही चीज पे टिक लगाओ ना जो तुमने पढ़ा ही नहीं पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हुए चलते ट्रेंड एनालिसिस जब आपको सब बैंक बीच का एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल डिस्प्ले नहीं पढ़ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है ये मैंने बताया नहीं पर 20% वाला ही कहीं तो समझाया होगा पता नहीं 5,50,000 था जो टैक्स के बाद का दे रखा है तो इसमें टैक्स जोड़ेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा पर वो जो 20% होगा वो इसका होगा तो ये 80 है तो 50,000 जो है वो 80 की कीमत है तो 100 की कितनी होगी 62,500 के आसपास होनी चाहिए मेरे हिसाब से या 72,500 देगी 8 6 48 20 8 2 16 20/80 करके तो टैक्स आएगा तो माइनस करें तब जो समझ आया है क्वेश्चन ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट इसको भी छोड़ देते हैं अभी करा नहीं हमने देखते हैं ना कितना चलता है ये देखो आशा दीपा लता पार्टनर है 3 2 1 दीपा रिटायर
आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू दिस द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा एंड लता इज इतना इतना. इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को. कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर. ये देखो 160 प्लस 80 तो 240 तो रहेगी. पहले देखो 240 किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी गलत है, ये हो सकती है 240. अब रेशियो क्या है इनकी, तो पहली वाली ये होगी 3:1. वरना देख लो 3:1 में कौन कौन सी बन रही है कैपिटल. करना ही नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं है. समझ आया ध्यान नहीं बेटा, वो कहता है कि उनकी कैपिटल 3:1 के रेशियो में होगी. तो ये 160 और 80,000 है, तो टोटल तो 240 ही रहेगा ना, चेंज तो होगा नहीं. बचे 240 कौन सी रेशियो में होगी, तो इसको 3:1 में बांट लो, 180 और 60. जैसे स्विच हो वैसे कर लो. ए बी पार्टनर न्यू रेशियो निकालनी है. 2:1 के रेशियो में थे. सी आया 1/4 के लिए. सी ब्रिंग 20,000 पे कैपिटल आया. द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू दिस इज इतनी इतनी. इट वॉज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द. इससे तो मतलब ही नहीं है फिर. न्यू रेशियो निकालनी है 1/4 के लिए आया. तो ऐसा देखो जिसमें 2:1 हो. 2:1 कहाँ है, इन तीनों में. अब देखो इसका 1/4 शेयर किस किस में है, इसमें बन रहा है, इसमें भी 1/4 नहीं बन रहा. इसमें देखो 2 6 7 8 9 10 11, इसमें भी नहीं बन रहा. तो ऑप्शन 2 हो गया बस. पक्का, कुछ और नहीं कह रखा ना, यही चीज दे रखी है. तो चेक कर लिया करो 2:1 कहां पर है और 1/4 इसका कहां पर बन रहा है. खत्म कुछ. ऐसे होंगे ओरली. पता अंकल एक काम करना है आपको, बत्रा, मैं बता रहा हूँ आपको एक काम करना है, बत्रा पे जाकर उनकी फोटोकॉपी वाले से वो फोटोकॉपी उठाना. अरे रख लेना. सेक्शन 39 ना है, 39 सब्सटीट्यूशन A2. देखा ना बुक, चेक कर लो यार एक बार, तुम ही देख लो. अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनर्स. डिसोल्यूशन 39 मेरे को भी लग रहा है पर कंफर्म हो जाए. 39 सेक्शन, गलत ना याद करो ना. 39 धारा 39. The important provision affecting the partnership accounting in the absence of partnership deed. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर साइलेंट है, प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बैठेगा, बकवास. पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हायर इंटरेस्ट, बकवास. नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, सही है. ये 16%, ये भी गलत. 6% है ना. सी देखो कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. 1,09,000 डिवेंचर दिए, 100 रुपए का एक, 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 5%. टोटल लॉस कितना डेबिट होगा, 10%, 10,00,000 सीधा. 5 वो टोटल 10 हो गया ना, 10,000. डिस्काउंट बताना है. देखो 5 ये 5% है, ये टोटल कितना है 10, मतलब 5 प्लस, तो ये भी 5 ही होगा. क्या बकवास क्वेश्चन दे रखा है. हंसते रहो करते रहो, हंसते रहो करते रहो, फुल मार्क्स लेके आते रहो. Which of the following is main factor affecting the goodwill? सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट अ मेन फीचर, नॉट अ मेन फीचर. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नॉन कॉम्पिटिटिव फर्म, मेरे को नॉन कॉम्पिटिटिव फर्म से एफिशिएंसी से क्या ही मतलब है. लोकेशन मैटर करती है भाई. मेरा बिजनेस यहाँ पर है, मैं यहाँ पे चला रहा हूँ जीसीआई, और जीसीआई खुलवा लो किसी गांव के अंदर देहात में जाकर. पढ़ाते बहुत अच्छे बच्चे, थोड़ी आ जाएंगे वहां पर, गुडविल थोड़ी बन जाएगी. जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो दे देंगे वो 3600 रुपये फीस. चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर रहा हूँ गुड़गांव. गुड़गांव के गांव के अंदर जाके शिफ्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे रोड भी नहीं है. 5 किलोमीटर तुम्हें वॉक करके आनी पड़ेगी.
बाइक लेंगे, स्कूटी लेंगे, दुकान करेंगे। इतनी धूप में तो तुमसे आया नहीं जाता, ये ऑनलाइन बैठे हुए हैं। परी को देखो धूप हो रही है, सर हम तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। आरव से मेरी ऐसे कोई तबीयत खराब नहीं, एक हो बार गई है। नहीं आया, क्या हो गया? 2 बार नहीं आया, काफी है, बाकी दिन तो आता ही हूँ। आप नहीं रहते। वही तो, इतने पास रह के भी आते नहीं है। डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अंकल पत्रा पे ना वो आपको 11 शीट देगा, 11 ऐसे कॉपी बना के देगा, ठीक है, वो ले आओ। पैसे देने हैं उसको बोल देना, उसी नंबर पे पेटीएम मेरी बात करा देना, उसको बोल देना मेरा नंबर है उस पे। कह देना 11 आपको बोले हुए हैं, 11 शीट के लिए स्पाइरल वाली, वो समझ जाएगा। बोले तो दो। द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड फाइनेंसिंग, ये भी कराऊंगा, कैश फ्लो कराऊंगा, डिविडेंड रिसीव्ड। द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड his share of retirement profit, goodwill, accumulated gain, all of the above. Various accounting aspects involved on death of a partner as follows: adjustment of respect of unrecorded asset होती है, goodwill भी होगी, preparation of realization ना, revaluation होता है, preparation of executor होगा, तो A B D A B D। ऐसे वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत आएंगे, मान के चलो 7 से 10 क्वेश्चन फेस करोगे तुम, जिसमें ऑप्शंस ऐसे वाले हो 7 से 10। काउंटर अटैक। ये भी देखो ऐसा आ गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट दैट इन ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है ना कि मेरे को इतना मिनिमम पैसा चाहिए चाहिए, 90% मिनिमम बेसिक नीड के लिए। The price of any property purchased or to be purchased which has to be met wholly or partly out of proceed by issued preliminary expenses, बिल्कुल ठीक है। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रेज कर सकते हो। एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हाँ आप इन सब के लिए पैसा रेज कर सकते हो। एसेट खरीदने के लिए पैसा रेज करती है कंपनी, पुराने खर्चे पे करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके लिए करती है, नॉर्मल स्टॉक मेंटेन करने के लिए पैसा रेज करती है, और कोई भी खर्चा करने के लिए पैसा रेज कर सकती है। यार ये एक लिख लो, और टेबल ए वाले में को तुम्हें रूल्स बताने हैं। मैं अगली बार लिखवाऊंगा, तुम लिख लो इसमें टेबल ए के रूल। टेबल ए टेबल है, दोनों करा लो। क्वेश्चन आ गया ना, ये मैंने वैसे लिखवाया था 7 देगा नोटिस, शायद मैं कहीं लिखवाने लगा, मैं कहा नहीं कंपनीज के अंदर। देखो ये तो बता रखा है 25% फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कॉल के ऊपर, ये 1 मंथ वाला भी बता रखा है 2 कॉल्स के बीच में, याद है ये भी बताया होता है। मिनिमम 7 डे नोटिस वाला लिखवाना भूल गया शायद मैं। कॉल मस्ट बी यूनिफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स विद द सेम क्लास, ये नहीं होता। चलो फिर बाकी वाला बाद में करते हैं। वैसे कर लो, अगर 1-2 क्वेश्चन करना, 1 घंटे में टायर्ड कर लो, एक आधा क्वेश्चन और कर लो। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इशू पार्टली है, बायबैक है, डिबेंचर का या इसका है, शेयर का? चारों है शेयर्स। चार चलो जाओ। चलो 3 की